हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज भूमिका, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। और आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। लास्ट वीडियो में हमने किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम जो टाइप समझेंगे वो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच जैसे नाम से ही पता लगता है कि क्या है, आपके पास ग्रुप, सेम टाइप के टास्क का ग्रुप। ठीक है। जैसे कि इसमें पहले पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ वो कौन सा था? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग में सिस्टम में क्या होता था, मतलब ऑपरेटर क्या करता था, जॉब को सॉर्ट करता था मतलब अरेंज करता था इनटू बैचेस ऑफ सिमिलर रिक्वायरमेंट्स। सेम रिक्वायरमेंट्स के ग्रुप्स में वो डिवाइड कर देता था। जैसे कि अगर कोई प्रिंटिंग का काम है तो उसे एक बैच में कर देगा, कोई प्लस करने का टास्क है तो उसे एक बैच में कर देगा, कोई डिवाइड करने का टास्क है तो उसे एक बैच में कर देगा। तो इस टाइप से वो क्या करता था, टास्क को ग्रुप्स में डिवाइड कर देता था। ठीक है। तो मतलब एक कार्ड में क्या हो गया, हमारे पास सिर्फ प्रिंटिंग का काम हो गया, एक में क्या हो गया, हमारे पास एडिशन की रिक्वायरमेंट होगी, एक में मतलब एक में एक फॉर्मूला लग गया। ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि मतलब सेम टाइप की रिक्वायरमेंट्स जिस टास्क के लिए होगी तो उसमें डिवाइड हो जाता था। जैसे हमारे पास बैच में क्या होता था, जॉब्स, हमारे पास बहुत सारी जॉब है तो उसको क्या करता था, बैच बना दिया जाता था। ठीक है। इसके बाद क्या है, हम ये समझते हैं कि इसके एडवांटेज क्या थे, डिसएडवांटेज क्या थे। एडवांटेजेस ये थे कि रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एलोकेशन इज वेरी इजी। जब पता है कि एक पर्टिकुलर टास्क के लिए, जैसे मान लो अगर मुझे प्रिंटिंग का काम करना है तो उसमें मुझे सिर्फ एक प्रिंटर, मतलब एक प्रिंटर एज अ रिसोर्स एलोकेट करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। मेमोरी एलोकेशन आसान हो गया कि मतलब हाँ, हमें उतनी मेमोरी देने की जरूरत है। और ये क्या था, सीरियल प्रोसेसिंग से ज्यादा फास्टर था। सीरियल प्रोसेसिंग मतलब जिसमें हम टास्क को वन बाय वन टास्क को कंप्लीट करते चलेंगे, तो उसमें अलग अलग ऑपरेशंस की अलग अलग रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती थी। तो जब तक एक जो पूरी जॉब होती थी वो सारे रिसोर्सेज को, उसको जितने भी रिसोर्सेज की तो जरूरत पड़ती थी, तो वो सारे रिसोर्सेज उस टाइम के लिए बिजी हो जाते थे। लेकिन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, क्योंकि पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है कि इसी टाइप के रिसोर्सेज की जरूरत है, तो वो भी हमारे पास क्या हो गया, ये थोड़ा सा फास्टर हो गया। उसके बाद है इसका डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज क्या है कि यूजर, मतलब अभी तो हम कुछ भी करते हैं ना कि अभी हमने गाने सुनने हैं, टाइप करना है, उस टाइम में ऐसा नहीं होता था। हम क्या करते थे, लैक ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन जो यूजर था और जॉब के बीच में इंटरेक्शन नहीं होता था। ठीक है। कि कौन सी जॉब एग्जीक्यूट कर रही है, कि हम ये नहीं कर सकते थे कि हमने पांच वो दिए हैं टास्क जिसमें एडिशन होना है। ठीक है। तो उसमें से तीसरा प्रोसेस ही रन हो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था। तो वो सारे ही प्रोसेसेस उसमें रन होंगे। ठीक है। अब उसमें दूसरा क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम इज वेरी हाई। टर्न अराउंड टाइम मतलब कि जब जॉब को हमने क्या किया, ये इसमें बताया भी हुआ है कि डिले बिटवीन जॉब सबमिशन, जब हमने कंप्यूटर को, प्रोसेसर को दिया है काम करने के लिए, और जॉब कंप्लीशन, और जब उसने जॉब कंप्लीट करने को टाइम लगाया, तो वो टर्न अराउंड टाइम भी उसका क्या हो गया, हमारे पास हाई हो गया। उसके बाद है यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू इज वेरी पुअर। मतलब ये इसका डिसएडवांटेज है, टर्न अराउंड टाइम इज वेरी हाई। मतलब कि जब हम जॉब को सबमिट कर रहे हैं, मान लो हमें तीसरी जॉब का आउटपुट चाहिए, तो हम वो फर्स्ट भी करेगा, सेकंड भी करेगा, थर्ड भी करेगा, फोर्थ भी करेगा, जितनी भी मतलब उस बैच में जॉब्स है वो सारी कंप्लीट करेगा। तो उससे क्या होगा, हमारा टर्न अराउंड टाइम इंक्रीज हो गया। उसके बाद है यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू इज वेरी पुअर। मतलब सीपीयू मतलब बहुत ज्यादा टाइम आइडल ही रहता था। प्रिंटिंग का काम है, उसमें सिर्फ प्रिंटर का काम पड़ रहा है, तो सीपीयू जिसके जितना हम उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं अलग अलग टास्क को परफॉर्म करके, जो मल्टी प्रोग्रामिंग में जैसे यूज होता है, तो फिर उसमें यूटिलाइजेशन बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में बहुत पुअर था। मतलब वो सीपीयू को प्रॉपरली यूटिलाइज ही नहीं करता था। उसके बाद डिफिकल्ट टू प्रोवाइड द डिजायर्ड प्रायोरिटी। मतलब इसमें ये नहीं है कि हमको चाहिए कि पहले सबसे नंबर पे टास्क टू परफॉर्म हो, जॉब फिर फोर्थ परफॉर्म हो, उसमें प्रायोरिटी का कोई नहीं था। एक बैच बना कर दे दिया और तो उसमें सीरियल में ही जो जो जॉब्स होंगे वही एग्जीक्यूट होंगे। तो ये जो था हमारे पास, ये था हमारे पास बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। और अब हम करेंगे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में
रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता था, रियल टाइम जो उसी टाइम में डेटा को प्रोसेस कर रहा है, जैसे ही हम अपने सिस्टम को डेटा देंगे प्रोसेस करने के लिए और जैसे ही वो रिस्पॉन्ड करेगा मतलब उसका आउटपुट दे देगा, तो वो जो टाइम गैप होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम ट्रेन की या फ्लाइट की टिकट बुक करते हैं, ठीक है, तो हम जैसे ही कोई भी टिकट बुक करते हैं तो साथ साथ पूरे मतलब जो भी उस ट्रेन की बुकिंग कर रहा होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उससे क्या होगा, वो जो सीट है पर्टिकुलर सीट वो अपडेट हो जाएगी कि ये वाली सीट बुक हो चुकी है, आप दूसरी सीट ही बुक कर सकते हो। तो उसको क्या बोलते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब डेटा प्रोसेस करने के लिए जो टाइम गैप होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, मतलब बहुत ही फास्ट वो रिस्पॉन्ड करता है सिस्टम। और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है कि जैसे हम ये करते हैं, दो टाइप के रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एक होता है हार्ड रियल टाइम, एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम। जो सॉफ्ट रियल टाइम है उसमें क्या होता है हमारे पास, जैसे कि जो इतना क्रिटिकल इशू नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ट्रेन में बुकिंग करवा रही हूँ और एक पर्सन की मान लो बुकिंग नहीं हुई, वो दूसरी सीट बुक कर लेगा, वो वाली सीट नहीं बुक हुई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं, जिसमें से किसी की जान का खतरा ना हो, वो होता है सॉफ्ट रियल टाइम। और हार्ड रियल टाइम क्या होता है, हार्ड रियल टाइम में मतलब जिससे किसी की जान को खतरा हो सकता है। फॉर एग्जांपल क्या है, हम फ्लाइट मतलब एक फ्लाइट को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर जो पायलट है वो कुछ सेकंड्स के लिए उसकी डायरेक्शन चेंज कर दे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, क्रैश भी हो जाएगा, वो दूसरी कंट्री में पहुंच जाएगा। या सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट्स को उड़ाने के लिए अगर उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी सेकंड के लिए भी थोड़ी चेंज कर दी जाए तो फिर वो भी एक फेल हो जाएगा। तो वो होता है हार्ड रियल टाइम, मतलब जिसमें टाइम एक बहुत ही क्रिटिकल इशू है। इसमें क्या होता है, इस टाइप के जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत फास्ट फास्ट आ जाते हैं, ठीक है, एकदम से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हमें दिखती है हर बार। अब इसके देखते हैं कि जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। सबसे पहले तो इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा मेमोरी की, मेन मेमोरी मतलब रैम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो होंगी वो प्राइमरी मेमोरी में चल रही होंगी। और हमें क्या होगा, डिस्क मतलब जो स्पेस है उसको स्टोर करने के लिए वो भी हमें बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, मान लो फॉर एग्जांपल लाइट चली गई या सर्वर बंद हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ स्टैंड बाय फैसिलिटीज रखनी पड़ेगी ताकि जो फेलियर्स हैं उसको कम से कम किया जा सके। उसके बाद है ये कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम है, क्योंकि रियल टाइम में ही हो रहा है। और उसके बाद है मेंटेनेंस, इसकी मेंटेनेंस और सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा देखने की जरूरत है। अब एग्जांपल ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं, देखो एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है रिजर्वेशन सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मान लो होटल की ही बुकिंग कर रहे हैं या कार की बुकिंग कर रहे हैं, तो होटल में अगर एक रूम बुक हो गया तो उस रूम को दोबारा से बुक नहीं किया जा सकता, ठीक है, वो उसी टाइम अपडेट हो जाएगा। कार रेंटल्स, कोई हमने कैब बुक करी तो वो उसी टाइम में बुक होगी, दूसरी कैब कोई और उस कैब को नहीं बुक कर सकता। उसके बाद है न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट्स है, उसमें भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, ठीक है। और स्टॉक प्राइजेस, स्टॉक प्राइजेस क्या होता है, टाइम टू टाइम मतलब दिखा रहा है कि इतना बढ़ गया इतना घट गया, क्या उसका रियल टाइम प्राइस चल रहा है, तो वो भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिस्टम दैट प्रोवाइड इमीडिएट अपडेटिंग कस्टमर अकाउंट्स इन सेविंग बैंक, अब बैंक से पैसे निकाल लिया या उसमें डिपॉजिट करे, तो फिर ये भी क्या है, हमारे पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इसके एडवांटेज क्या है, एडवांटेज है कि रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम लगता है इसमें ना, ये इसका फायदा है कि मतलब एकदम से इसका रिजल्ट आ गया। थ्रूपुट बहुत अच्छा है, मतलब फास्ट एग्जीक्यूट होता है, मेमोरी बहुत लार्ज मेमोरी होती है, 24 आवर्स ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और मतलब एकदम अप टू डेट होती है इसकी इंफॉर्मेशन। डिसएडवांटेज क्या है, बहुत कॉस्टली होता है, इसके लिए मेमोरी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम है, और हमें इसका बैकअप या फेलियर ना हो तो उसको भी मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद आप बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा और आपने रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है, तो इसके बीच में ये डिफरेंस आ जाता है, तो इस डिफरेंस को आपने नोट कर लेना है।
ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में जो डिफरेंस है आपने पढ़ना है, ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम करेंगे हम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि जो हमारा प्रोसेसर है, सीपीयू के अंदर एक से ज्यादा प्रोग्राम एक ही टाइम में मतलब एग्जीक्यूट हो रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे विंडोज है, विंडोज में आप क्या कर सकते हो, गाने भी सुन सकते हो, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, डॉक्यूमेंट पे भी काम कर सकते हो। मतलब मैक्सिमम बहुत सारे एक से ज्यादा काम आप एक ही टाइम में, जैसे मोबाइल की बहुत सारी विंडो एक ही टाइम में खुली होती है ना, तो वो क्या हो गया मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, की हम एक ही डिवाइस पे एक टाइम में एक से ज्यादा प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर रही हैं, तो उसको बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसको हम यूज क्यों करते हैं, ताकि हम जो है कंप्यूटर जो सिस्टम है सीपीयू अंडर यूटिलाइज्ड ना रहे, मतलब कि वो ज्यादा से ज्यादा सीपीयू का यूज हो सके। कोई टास्क उसको यूज कर रहा है, फिर वो सीपीयू का काम खत्म हो गया, दूसरा टास्क उसको यूज कर रहा है, मतलब सीपीयू ज्यादा से ज्यादा बिजी रहे, तो उसको क्या बोलते हैं हम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ये देखो एग्जांपल में क्या बनाया, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स एक ही टाइम में एग्जीक्यूट कर रहे हैं सीपीयू में, तो उसको बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है सीपीयू का, वो बहुत फास्ट क्या है, since the operating speed of CPU is much faster than input output operations। मतलब जो हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनके काम करने के कंपैरेटिवली सीपीयू की स्पीड बहुत ही फास्ट होती है, तो सीपीयू जल्दी से काम करके दे देता है उसको, लेकिन जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो धीरे धीरे अपना वर्क करते हैं। तो सीपीयू क्या होता है, दूसरी प्रोग्राम को एलोकेट हो जाता है, दूसरे प्रोग्राम को एलोकेट हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, जो सीपीयू है ना वो बिजी ही रहता है ऑल द टाइम, ठीक है। तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के लिए हम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं। अब ये क्या है, हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क, और ये क्या है मेन मेमोरी। मतलब मैंने आपको बताया था कोई भी टास्क को अगर एग्जीक्यूट होना है तो उसे मेन मेमोरी में आना ही पड़ेगा, और ये हमारा सीपीयू है। तो मेन मेमोरी में बहुत सारे प्रोग्राम हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं एक टाइम में रन कर रहे हैं। ये सुपरवाइजरी प्रोग्राम जैसे कि आपका ये हो गया, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, और ये बाकी प्रोग्राम्स जो हम एप्लीकेशंस को रन कर रहे हैं एक ही बार में, तो वो हमारी सारी क्या होती है मेन मेमोरी में ही होती है। तो इसमें देखो, जो प्रोसेस की स्टेट्स हैं वो तीन स्टेजेस होते हैं। रनिंग, रनिंग मतलब एक सीपीयू में रन हो रहा है प्रोग्राम। रेडी मतलब जो वेट कर रहा है कि सीपीयू में जब दूसरा प्रोग्राम रन हो जाएगा तो उसको रनिंग कंडीशन में डाल सके, मतलब वो एक क्यू में लगा हुआ है। ब्लॉक्ड मतलब वो कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है, उसे अभी सीपीयू की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब एडवांटेजेस क्या है मल्टी प्रोग्रामिंग का, तो इसका थ्रूपुट इंक्रीज करता है। मतलब थ्रूपुट इंक्रीज करने का मतलब क्या था, थ्रूपुट इज द मेजर ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग दैट अ कंप्यूटर सिस्टम कैन कंप्लीट ओवर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि जो कंप्यूटर है एक टाइम में कितनी प्रोसेसिंग कर रहा है उसको बोलते हैं थ्रूपुट। तो मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसिंग का काम हो रहा है तो थ्रूपुट इंक्रीज हो जाता है। शॉर्टर रिस्पॉन्स टाइम मतलब कि जल्दी जल्दी जो जॉब्स होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, प्रायोरिटी को असाइन कर सकते हैं कि ये काम पहले हो जाए, ये चीज़ें बाद में हो जाए। हम कर सकते हैं, हमको पहले सॉन्ग सुनना है, हमको पहले प्रिंट आउट निकालना, हमारे लिए क्या प्रायोरिटी है, ठीक है। और इसमें क्या इम्प्रूव प्राइमरी स्टोरेज एलोकेशन, तो अब कौन सा पेज प्राइमरी मेमोरी में रहेगा कौन सा नहीं रहेगा तो वो भी इम्प्रूव हो जाता है। अब इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है या फिर रिक्वायरमेंट्स, इसके लिए मेन मेमोरी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें कम मेमोरी की ज़रूरत पड़ती थी, इसमें ज़्यादा मेन मेमोरी की ज़रूरत पड़ रही है। मेमोरी प्रोटेक्शन की इसमें ज़रूरत है कि जो एक प्रोग्राम है वो किसी एक पार्टीशन में ही रहे। और दूसरा क्या है, प्रॉपर जॉब मिक्स। प्रॉपर जॉब मिक्स मतलब कि जैसे कुछ चीजें हैं जो इनपुट आउटपुट को यूज कर रही है,
और कुछ सीपीयू को यूज कर रही है। तो मतलब ऐसा नहीं हो कि ऐसी है जॉब्स दे दी हमने जो सारी ही एक टाइम में इनपुट आउटपुट को ही यूज कर रही हो, और या फिर ऐसी जॉब्स दे दी जिसको सबको ही सीपीयू की जरूरत है। मतलब ऐसा जॉब मिक्स होना चाहिए जिसमें कुछ टाइम में कुछ जॉब्स इनपुट आउटपुट प्रोग्राम्स पे रन कर रही है और कुछ सीपीयू टाइम पे रन कर रही है। फिर है प्रोग्राम स्टेटस प्रिजर्वेशन। प्रोग्राम स्टेटस प्रिजर्वेशन पे क्या है कि मतलब स्टेटस, जैसे प्रोग्राम का स्टेटस है वो हम आगे इसमें करेंगे, समझेंगे कि मतलब बिफोर अ प्रोग्राम इज सस्पेंडेड एंड द कंट्रोल इज पास टू अनदर प्रोग्राम, कि मतलब एक प्रोग्राम को सस्पेंड होने से पहले दूसरे प्रोग्राम में जाने तक द वैल्यूज ऑफ ऑल सीपीयू रजिस्टर्स वुड बी स्टोर्ड, मतलब उसकी प्रीवियस स्टेजेस जो हैं वो स्टोर रहनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग मैंने आपको बताया था। शेड्यूलिंग में क्या है कि मतलब कौन सी प्रोसेस को आपने जो है प्रोसेसर एलोकेट करना है। ठीक है, सीपीयू को एलोकेट करना है। तो अभी हम जैसे शेड्यूलिंग के टाइप्स करेंगे कल, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, इस टाइप की शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स करेंगे हम। ठीक है। इसके बाद हम करते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है हमारे पास, जो मतलब एक कंप्यूटर है जो मेन कंप्यूटर है जिसकी प्रोसेसिंग पावर हम यूज करें, जिसका सीपीयू एक्चुअल में यूज करें, और बाकी सब में क्या है, टर्मिनल्स लगे हुए हैं। ठीक है, स्क्रीन्स लगी हुई है। तो उसमें क्या होता है, हर एक यूजर को, हर एक टर्मिनल को कुछ टाइम स्लॉट अलाउ। तो इसमें क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए कम सीपीयू असाइन होता है, मतलब कुछ नैनो सेकंड्स के लिए ये सिस्टम है। नैनो मतलब उसको पता ही नहीं लगता इतने टर्मिनल्स को कि हम एक ही सिस्टम है जिसकी प्रोसेसिंग पावर को हम यूज कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, सीपीयू का देखो सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन होगा, क्योंकि सब लोग अलग अलग टर्मिनल पे बैठ के अपना अपना काम कर रहे हैं। थोड़े थोड़े टाइम के लिए सीपीयू सबका असाइन हो रहा है, लोग मल्टीपल जॉब्स को परफॉर्म, मतलब मल्टी प्रोग्रामिंग भी कर रहे हैं लोग अपने सिस्टम पे, और सीपीयू एक ही यूज हो रहा है। तो इससे सबसे ज्यादा क्या होता है, तो सीपीयू का बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है। और ये जो हम टाइम को डिवाइड करते हैं, देखो क्या होता है, टाइम स्लॉट 10 to 100 मिली सेकेंड्स। तो इसको क्या बोलते हैं, हम टाइम स्लाइस बोलते हैं, टाइम स्लॉट बोलते हैं, या टाइम, या फिर क्वांटम बोलते हैं। ठीक है, तो वो बोलते हैं। जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग भी हो रही है और बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन हो रहा है हमारा इसका सीपीयू का। ठीक है। अब ये क्या है, मेन मेमोरी। मेन मेमोरी किसकी, और ये सीपीयू। सीपीयू एक ही सीपीयू में अलग अलग यूजर काम कर रहे हैं, ये यूजर वन है, यूजर टू, अलग अलग टर्मिनल्स पे बैठे हैं और एक ही की मेन मेमोरी यूज हो रही है। ठीक है। अब इसमें जो होती है, तो इसमें भी 3 स्टेजेस होती है, रनिंग, रेडी और ब्लॉक, जैसा कि मैंने पिछली बार करवाया था। और इसकी रिक्वायरमेंट भी सेम है, मतलब कि लार्ज मेन मेमोरी, मेमोरी प्रोटेक्शन की जरूरत है, प्रॉपर जॉब मिक्स होना चाहिए, स्टेटस मतलब पुरानी स्टेटस को प्रिजर्व करके रखे, सीपीयू की शेड्यूलिंग। अब एडवांटेजेस क्या है, रिड्यूसेस सीपीयू आइडल टाइम, मतलब वो जो सीपीयू खाली रहता था तो वो बहुत ही कम हो गया है, सीपीयू की यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी हो रही है। Provide advantages of quick responses, reduces output of paper। तो मतलब आउटपुट टाइम, अबाउट डुप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। डिसएडवांटेज क्या है इसके कि मतलब डिसएडवांटेजेस क्या है कि मतलब प्रॉब्लम ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। या फिर ये हो गया ओवरहेड बहुत ज्यादा आ जाता है सीपीयू पर। तो आज हमने यही करना था।